नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर पे हम बात करेंगे खाद्य तेल को लेकर के। जी हाँ, खाद्य तेल से जुड़ी हुई एक अहम खबर सामने आ रही है, उस पर डिटेल में बातचीत होगी। इसके अलावा सोयाबीन की बुआई और उसके प्राइस आउटलुक पर भी हम डिटेल में करेंगे बातचीत। और इस तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान, कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और आज के लिए सर आपका पहला प्रश्न मैं जानना चाहूँगा ये एडिबल ऑयल को लेकर के, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से खाद्य तेल इकाइयों के लिए रजिस्ट्रेशन करना अब अनिवार्य हो जाएगा, इस तरह की प्लानिंग चल रही है। निर्धारित समय के भीतर ही रजिस्ट्रेशन कराने में विफल रहने पर उन पर जुर्माना भी लगाने की बात हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को और क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इस खबर पर? जब से ये न्यूज काफी टाइम से एक्सपेक्टेड थी ऑलरेडी। पहले जिस हिसाब से प्राइस में वोलेटिलिटी थी, काफी सजेशन काफी डिस्कशन हुआ था। एंड मीन्स के ये 2011 का ऑर्डर था वोपा एक्ट के अंतर्गत। उसको सबको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य था, क्योंकि उस टाइम पे प्राइसेस में काफी बड़ी वोलेटिलिटी थी, क्योंकि इस टाइम थोड़े सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज आए, थोड़े मीन्स के आगे जाके फेस्टिविटी आ रही है, तो मार्केट को वो भी मीन्स के थोड़ा फियर है कि इस टाइम जिस हिसाब से 1 से 2 महीने में जो डिमांड फिर से मार्केट में लौटी है, तो प्राइस एक लेवल से ऊपर ना चले जाए। साथ में गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी कट की उसका बेनिफिट भी कंज्यूमर को पास ऑन करना है। तो आई थिंक इस हिसाब से गवर्नमेंट को ये मीन्स के देखना है कि जो मीन्स के डायरेक्टर ऑफ शुगर एंड वेजिटेबल ऑयल से उन्होंने ये ऑर्डर पारित किया है कि सबको रजिस्ट्रेशन करना, अपना स्टॉक जो है वो डिस्क्लोज करना वो अनिवार्य है। हालांकि मीन्स के एग्रीकल्चर कमोडिटीज में ये इश्यू रहा है, या मीन्स के एडिबल ऑयल हो, वो जो भी एग्री कमोडिटीज हो, कि कोई भी रेगुलेशन में परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि काफी ये रूरल एंड रूरल आसपास के एसोसिएटेड कमोडिटीज में इसमें इन्वॉल्वमेंट है, फार्मर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, साथ में इंडस्ट्री है, बट इंडस्ट्री में भी थोड़ा काफी टाइम में ऐसा होता है, अवेयरनेस का थोड़ा अभाव होता है। इस हिसाब से पहला काफी मीन्स के इसके सामने इंडस्ट्री खुश नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री का मानना है कि 60 to 70% जो पार्टिसिपेंट है, जो ये इंडस्ट्री में कारोबार कर रहे हैं, वो बहुत मार्जिनल टू वेरी स्मॉल मीन्स के उसके कैपेसिटी है। और उसको ये मीन्स के पूरा प्रोसेस करना, पूरा इसमें मीन्स के काफी लोग तो इसको इंस्पेक्टर राज का भी नाम दे रहे हैं। तो इसको वर्कआउट करना या उसका सारा रिपोर्टिंग करना वो उसके बस के बात नहीं, तो इसको मीडिएटर कोई रखने पड़ेंगे, वो इसमें करेंगे, ये अननेसेसरी कॉस्ट है। बट मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो ये कर रही है उसमें काफी स्टॉकिंग के इश्यूज थे, काफी प्राइस में मीन्स के उतार चढ़ाव हमने देखा है, और जब डिमांड होती है तब प्राइसेस सडनली अच्छे बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट थोड़े ये प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल लाना चाहती है, और इस हिसाब से अगर गवर्नमेंट को पता है कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे है, कितना स्टॉक इंडिया में अवेलेबल है, एंड अगर इसके एक्यूरेट डेटा गवर्नमेंट के पास हो, तो मेरे हिसाब से आगे जाके गवर्नमेंट को पॉलिसी डिसीजन में भी काफी हेल्पफुल होगा। और ये कुछ ज्यादा मीन्स के मुझे लग रहा है कि अभी विरोध हो रहा है, पर आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन होगा तो एक मीन्स की मुझे वन इंडिया वन प्राइस का जो गवर्नमेंट का मुहिम है, या इंडस्ट्री जी। भी ये चाहती है कि पूरे देश में एक ही प्राइस हो, तो ये जो सिचुएशन है, तो ये मुझे लग रहा है कि शायद 3-4 महीना जब तक मार्केट के समझ में आए तब तक एब नॉर्मल होगा। जैसे ही समझ में आ जाएगा, जैसे ही इसकी प्रोसेस पता चल जाएगी, एक फेयर मैकेनिज्म मीन्स के एडिबल ऑयल इंडस्ट्री के लिए होगा। और पूरे इंडिया में अक्रॉस इंडिया ये इसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम होता है वो प्रीमियम डिस्काउंट का होता है, वो धीरे धीरे खत्म होगा और वन इंडिया वन प्राइस की ओर हम जा सकते हैं। ठीक है सर। एक और चीज़ कही गई है, ये कहा गया कि जो भी एडिबल ऑयल की इकाइयाँ हैं उनको अपने स्टॉक के बारे में और 1 महीने में जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया है और जो सेल्स की है उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो देनी होगी। अब ये जो कदम उठाया जा रहा है, क्या आप इसका असर प्राइसेस पर भी पड़ते हुए देख रहे हैं, और अगर पड़ेगा तो किस तरीके से देख रहे हैं? जब से आई थिंक अभी जिस हिसाब से जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट मीन्स के इंफॉर्मेशन या विदाउट मीन्स के ये लोग अपना कोई भी माल भी सेल कर पाए। तो वो कुछ इश्यू नहीं है, मीन्स की इंडस्ट्री को लग रहा है कि ये इश्यू गलत है। बट ओवरऑल अभी ये जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम ये मॉडल पे तो आ ही चुके हैं कि हमारा इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अभी नहीं हो रहा है स्टॉक, बट इनडायरेक्टली आप जो भी बाय या सेल कर रहे हो या प्रोसेस कर रहे हो या अपनी मिल में इनपुट भी ला रहे हो या आउटपुट भी भेज रहे हो,
वो सारा जीएसटी के अंतर्गत आता है। तो गवर्नमेंट के पास सारे रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट को अननेसेसरी रिकॉर्ड से बाहर आकर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए। और काफी टाइम ऐसा होता है कि फेस्टिविटी के करीब प्राइसेस इतने बढ़ जाते हैं कि गवर्नमेंट को भी इन्फ्लेशन एंड प्राइसेस कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इंडस्ट्री में आई थिंक डेफिनेटली इसका थोड़ा मंस के ओपोज रहा है, बट धीरे धीरे स्ट्रक्चर हो जाएगा। जीएसटी भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था तब ऐसे हुआ था, जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसमें ओपोज हुआ, बट अभी जो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर हुआ इससे इकोनॉमी को बेनिफिट काफी मिला। ऐसे ये ऑयल इकोनॉमी है उसमें इमीडिएट वे में ये थोड़ा मीन्स के प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, एक प्रोडक्शन के डेटा, साथ में जो आउटपुट एंड इनपुट के डेटा सारे रिकॉर्ड है उसको एस्टेब्लिश करने होंगे। इससे होर्डिंग कम होगा, कंज्यूमर के लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी है, इंडस्ट्री को थोड़ा कंप्लायंस बढ़ेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है कि इंडस्ट्री को प्राइस वाइज इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए। हाँ, आपको स्टॉक डिस्क्लोज करना है तो जो प्राइसेस में अननेसेसरी जो मूवमेंट आती थी या किसी होर्डिंग की वजह से जो स्पेकुलेशन बनती थी, मेरे हिसाब से ये कदम के बाद ये कम हो जाएगी और गवर्नमेंट के पास डेटा होगा कि किसके पास कितना स्टॉक है। तो वो शायद लग रहा है कि आगे जाके प्राइसेस है कंट्रोल वे में चलेंगे एंड जो बड़ी वोलेटिलिटी डिमांड एंड सप्लाई के कंसर्न की वजह से देखने को मिलते वो धीरे धीरे कम होगी। जी सर, अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें, अब जरा दूसरे थीम पर आते हैं, सोयाबीन की अगर बात करें तो लास्ट ईयर से अगर हम अगर कंपेयर करें तो सोयाबीन का रकबा करीब 3.5 लाख हेक्टेयर बढ़ चुका है। 4 जुलाई तक देश भर में करीब 79 लाख हेक्टेयर में जो है वो सोयाबीन की खेती ऑलरेडी हो चुकी है। अब इस खेती को देखते हुए क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन है, सोयाबीन की खेती कैसी रह सकती है? जरूर से सोयाबीन में आई थिंक जो एमएसपी बढ़ाई गई इससे थोड़ा प्रभाव पड़ा एंड कपास सोयाबीन दोनों में एमएसपी के हिसाब से सोइंग कंपेरेटिव जहाँ एक्सपेक्टेशन थी कि सोइंग काफी कम होगी उसके सामने सोइंग अच्छी हुई, क्योंकि एडिबल ऑयल प्राइसेस एक महीने में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला। इंटरनेशनल सोयाबीन में भी काफी अच्छी स्टेबिलिटी लौटी। डोमेस्टिक सोयाबीन प्राइसेस भी जो 4,000 के करीब चल रहे थे वो 4400 के करीब आ गए। तो सोयाबीन वैसे देखें तो एक कैश क्रॉप है, इसमें जो खर्चा है सोयाबीन में वो कंपेरेटिव अदर कैश क्रॉप काफी कम रहता है। तो इस हिसाब से ये भी जो प्राइस है एमएसपी के प्राइस है और गवर्नमेंट काफी अच्छी तरह एमएसपी के प्राइसेस में प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। इस हिसाब से थोड़ा फार्मर को कॉन्फिडेंस है कि अगर प्राइसेस में आगे जाके कुछ ऊपर नीचे होगा तो गवर्नमेंट एमएसपी के प्राइसेस से बाय करेगी, तो उसको काउंटर पार्ट इतना ज्यादा मंच का रिस्क नहीं लग रहा है कि आगे जाके अगर प्राइसेस में कुछ कोलैप्स होगा, डिमांड नहीं रही तो कुछ बड़ा कोलैप्स होगा। तो इस हिसाब से दोनों का कपास एंड इसमें दोनों में सोइंग बढ़ा है। ऑल ओवर सिचुएशन वाइज देखे तो आई थिंक जो सोइंग बढ़ा है प्राइसेस प्रिवेंट रहेंगे। सरसों आप देखो 7,100 के करीब चल रहा है पूरे साल में, डिस्पाइट ऑफ दिस वोलेटिलिटी इन एडिबल ऑयल प्राइसेस यहाँ पे कुछ भी गिरावट नहीं आई। सोयाबीन में भी धीरे धीरे प्राइसेस ऊपर ही जा रहे हैं, बट इससे मुझे लग रहा है कि 4,500 4,600 तक प्राइसेस में कैप रहना चाहिए। उसके बियॉन्ड प्राइसेस सस्टेन हो गया ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से एडिबल ऑयल के प्राइसेस अभी भी है मीन्स ये रिकवरी के बाद भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लोअर ही है। तो मुझे लग रहा है कि बाद में जो पैरिटी है वो इतना ज्यादा बैठेगी नहीं, तो इस हिसाब से थोड़ा डिमांड कम रहेगा और अगर डिमांड कम रहेगा तो प्राइसेस एक लेवल से ऊपर सस्टेन होना मुश्किल है। और अराइवल का भी आगे जाके जब थोड़ी डिमांड इंप्रूवमेंट के चांसेस बनेंगे आपको सप्लाई वापस सोयाबीन की मार्केट में आती हुई दिखेगी। तो ये सिचुएशन वाइज मुझे दिख रहा है कि हायर लेवल पे प्राइसेस में सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रह सकता है। जी सर, अब आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि अभी अगर एग्री कमोडिटीज़ में कहीं ट्रेड करना हो तो कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई दे रही है? आज की ट्रेडिंग कॉल क्या होगी आपकी? जब से एग्री कमोडिटीज में हमने लगातार 2 से 3 शो में धनिया बाई दिया था और 500 पॉइंट्स की तेजी आ चुकी है एंड वहां पे मुझे लग रहा है कि अभी प्रॉफिट बुक कर ले। अभी कहाँ पे ये तेजी लग रही है वो करेक्शन के बाद मुझे कैस्टर अच्छा लग रहा है। कैस्टर में मीन्स के 7,000 का प्राइसेस ऑलमोस्ट टच करके अभी प्राइसेस नीचे आ गए, तो उसमें अगस्त फ्यूचर आप बाय कर सकते हैं 6,810 के करीब। स्टॉप लॉस लगा है 6,755 6,940 तक के लेवल आपको कैस्टर के अगस्त फ्यूचर में आते दिख सकते हैं। और गोअर में भी फोकस रखे 5,260 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगा है अराउंड 5,200 एंड 5,360 तक के लेवल आ सकते हैं। जी चलिए, तो अब जो है ये आपकी स्क्रीन पर है ट्रेडिंग कॉल। ग्वार सीड अगस्त फ्यूचर बाय करके चलना है 52,560 पे। 5358 5358 का एक लक्ष्य रखिए यहाँ पर। जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया उसका अवश्य ध्यान रखें। 5201
5201 के स्टॉप लॉस के साथ 5358 का लक्ष्य रखिए। दूसरी कमोडिटी आज की एग्री कमोडिटी वो होगी कैस्टर सीड, जिसमें कि अगर फ्यूचर बाय करना है 6810 के आसपास बाय करने की सलाह है। 6940 6940 के लक्ष्य के साथ खरीदें और 6755 6755 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जब से जो भी कमोडिटीज के रिगार्डिंग डिस्कशन किया है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं। कंपनी के क्लाइंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स में ये पोजीशन हो सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेते पहले आप स्टॉप लॉस एंड आपकी जो रिस्क है उसका पहले ध्यान रखें एंड बाद में पोजीशन क्रिएट करें। और गुरु पूर्णिमा की आपको, आपके दर्शकों को और पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और आप हमारे कमोडिटी बाजार के गुरु हैं तो आपको विशेष रूप से प्रणाम, और आप जैसे तमाम गुरुओं को प्रणाम जो हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।